अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़बीउल्लाह है। मैं जब जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के अंदर अपनी हाउस जॉब कर रहा था, तो दौराने पीड्स की रोटेशन के यानी कि वो रोटेशन जिसमें हम छोटे बच्चों का इलाज करते होते हैं, उस रोटेशन के दौरान एक बाप मेरे पास आता है और जब मैं उसको देखता हूँ तो यही शख्स मैंने पहले भी देखा हुआ होता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसके बच्चे की डेथ हुई होती है और वो जो बच्चा होता है वो असल में हमारे पास आईसीयू के अंदर एडमिट होता है। जब ये बाप मेरे पास आता है तो मैं इमरजेंसी में ऐसे ही बैठा हुआ होता हूँ, तो ये आकर मुझे एक पर्ची देता है। ये बेसिकली पर्ची एक रिज़ल्ट की होती है और इस बाप का कहना होता है कि डॉक्टर साहब ये जो पर्ची है इसको चेक कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ था। असल में 2 दिन पहले ही मेरे बच्चे की डेथ हुई है। तो वो डॉक्टर साहब कहते थे कि इस रिपोर्ट से पता चल सकता है कि आपके बच्चे को हुआ क्या है। जब मैंने वो रिपोर्ट देखी तो उस रिपोर्ट के बाद एक अजीब सा जो रिज़ल्ट वो देखने को मिला। जो अजीब सा रिज़ल्ट था वो ये था कि उस बच्चे के ऊपर जितनी भी मेडिकेशंस हम यूज़ कर रहे थे वो किसी भी तरह की उसके अंदर असर ही नहीं कर रही थी। मतलब कि एक ऐसा रिज़ल्ट होता है जिसके अंदर मतलब कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिस टेस्ट के ज़रिए हमें ये पता चल जाता होता है कि बच्चे के ऊपर कौन सी मेडिकेशंस असर कर सकती हैं और कौन सी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो असर नहीं करती होती। तो सेम वही वाला जो टेस्ट था वो उस बच्चे के ऊपर हमने किया था। अब उसका जो रिज़ल्ट आया था वो ये था कि जितनी भी मेडिसिन जो दी जा रही थी उनमें से एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो कि बच्चे को ठीक कर सकती हों, बल्कि उन मेडिसिन के इस्तेमाल से बच्चे को फ़ायदा तो नहीं उल्टा नुकसान हो रहा था। अब बात करने का जो मकसद है वो ये है कि इतने छोटे से बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस आ रही है, जो आई थी, वो वजह क्या थी कि हम जितनी ज़्यादा मेडिसिन दे रहे थे उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले इसकी जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि देखें, जो चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि घरों के अंदर जब हम देखते हैं कि एक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, उसको बुखार होता है, तो सेम हमारे दूसरे बच्चे को जब बुखार होता है तो माएँ जो होती हैं वही जो सिरप होता है वो दूसरे बच्चे को भी देना शुरू कर देती हैं। अब हो सकता है कि जो पहले बच्चे को बुखार हुआ हो वो किसी और इन्फेक्शन से हुआ हो और इस बच्चे को जो बुखार हुआ हो वो किसी और इन्फेक्शन से हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ सेम जो बुखार के लिए वही सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो सिरप हमने इस्तेमाल किया उस माँ ने अपने बच्चे के लिए, उसको उसने फ़ायदा तो नहीं दिया बल्कि वो नुकसान दिया, उल्टा वो ठीक भी नहीं हुआ। इसके साथ फिर क्या होता है, हम अपने पास जो किसी भी अताई डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके हम चेक करवाते हैं और 2 घंटे के अंदर हमारा ये माइंड बना हुआ होता है कि जब हमारे अपने बच्चे को चेक करवाया तो ये बच्चा हमारा 2 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर वो 2 घंटे के अंदर ठीक नहीं होता तो फिर हम अगले किसी और अताई डॉक्टर के पास चले जाते हैं और फिर हम उससे जनाब मेडिसिन लेते हैं। फिर हम जब उससे हम ठीक नहीं होते तो फिर हम किसी तीसरे के पास चले जाते हैं और इस सारे दौरानिए के अंदर जब हमसे किसी तरह बच्चा ठीक नहीं हो रहा होता तो इसके बाद हम जाकर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि MBBS हो। अब मानना ये होता है कि इसका जब पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे तो उनके पास एक जवाब होता है कि असल में जो हमारे बच्चे की जो फ़ी है डॉक्टर वो लेते हैं और जो उसकी फ़ी है, अगर हम छोटे सिटी की बात करें तो छोटे सिटी के अंदर जो डॉक्टर की फ़ी होगी वो, अगर हम कंसल्टेंट डॉक्टर की भी बात करें तो वो मेरे ख्याल में कोई 700-1000 के राउंड अबाउट होगी। लाहौर की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर तो कोई 3000 2500 इसके राउंड अबाउट होगी। सिर्फ इस सी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चे को 3 से 4 जगह के ऊपर चेक करवाते हैं। मेरे पास भी जब कोई भी मरीज़ आता है तो मेरा पहले ही ज़हन बना हुआ होता है कि ये जो मरीज़ है ये तकरीबन 3 से 4 जगह से मेडिसिन ले चुका है, उसके बाद ये मेरे पास आया है। तो आप खुद देखेंगे वो जो 3 से 4 जगह से आप मेडिसिन ले चुके हो और आपका ये माइंड होता है कि आपका किसी MBBS डॉक्टर के पास जाकर आपकी फ़ी लगती है। अगर आप कभी भी अंदाज़ा लगाएं तो उस अंदाजे से आपका ये रिज़ल्ट निकलेगा कि आपने उस फ़ी से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो पैसे हैं वो अद्वियात के ऊपर ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। अगर आप वही आते डायरेक्ट किसी MBBS या किसी डॉक्टर के पास तो आपको ना ही इतनी ज़्यादा अद्वियात लेनी पड़ती, ना ही आपके बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता। अब देखें, एक तो ये बात। दूसरा ये है कि हम कभी भी किसी बच्चे को कोई फ्लू हो जाता है तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि नज़ला ज़ुकाम जो होता है इसमें किसी तरह की एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं होता। और जब हम हमारे पास कोई मरीज़ आए और हम उनके घर वालों को ये कह दें कि इसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह करें कि सिंपल जो है ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अगर फॉर एग्जांपल फ्लू की वजह से आपने मेडिसिन यूज़ करनी है तो एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज़ कर सकते हो, जैसा कि सिरप बच्चों के लिए या मेडिसिन बड़ों के अंदर एरिनेक्स, सिट्राजीन वगैरह, मॉन्टीगट, ये सिरप आप यूज़ कर सकते हो, ये मेडिसिन आप ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह की एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अक्सर मम्स के पेशेंट आते हैं, कान पेड़े जिसको हम कहते हैं,
उनके अंदर भी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं, हालांकि उसका भी फ़ायदा है ही नहीं। अब जब उन मेडिसिन का फ़ायदा नहीं है तो क्या होगा, उनका नुकसान होगा। और इसी तरह हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर हर तरफ जब कोई भी किसी को भी फ्लू होता है या कभी भी किसी को एक तरह के कान पेड़े यानी कि मम्प्स निकलते हैं तो जाते ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आराम से जनाब ऑक्सीडिल का इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद साथ ही डेक्सा चलता है, ये सारी मेडिसिन चल रही होती हैं। अब इतनी ज़्यादा हाई पोटेंशियल की जो मेडिसिन आप जो यूज़ करोगे, जो इतनी बड़ी पोटेंसी की हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसने जाकर किसी जरासीम को तो ख़त्म करना नहीं है। जरासीम जो है वो तो है ही नहीं उस असल में, लेकिन इसका नुकसान ज़रूर होगा। अब इसके साथ साथ कभी जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम उनको ये कहते होते हैं कि आपने की जो मेडिसिन यूज़ करनी है ये इस तरह करनी है कि तकरीबन 5 से 7 दिन का दुरानिया आपने ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है। डॉक्टर से जब पेशेंट मरीज दवाई लेके जाता है, वो तकरीबन 2 दिन अद्वियात का इस्तेमाल करता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद वो मेडिसिन छोड़ देता है और दोबारा कभी आता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब मेडिसिन मैंने इस्तेमाल की थी, मैं ठीक हो गया था। जब हम पूछते हैं कि कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया, कहते 2 दिन। तो हमने कहा कि आपने ज़्यादा क्यों नहीं इस्तेमाल की? कहते बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद वही वाली हमने मेडिसिन इस्तेमाल की, उससे सही नहीं हुआ, अब क्या हो गया है? भाईजान उसमें जो होता है वो ये होता है कि आपने कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया होता। अब हो सकता है कि जो 2 दिन आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, उस 2 दिन के अंदर आपके जो पैथोजन है वो एक तरह के डॉर्मेंट कंडीशन में गए कि सो गए हो, ये एक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। इस वजह से जब आपने मेडिसिन छोड़ी, दोबारा वो एक्टिव हुए और उन्होंने आपकी बॉडी के ऊपर दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया। और सेम जब आपने मेडिसिन दोबारा दी तो आपके पैथोजन ऑलरेडी समझ चुके थे कि हाँ जी जनाब, ये मेडिसिन का किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस तरह ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं और हमने किस तरह बचना है। इस वजह से उस मेडिसिन का 0% असर होता है और वो रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमें मेडिसिन बदकिस्मती के साथ तब्दील करनी होती है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी हुई होती है। तो मेरी एक जितने भी यहाँ पे सुनने वाले लोग होंगे उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी भी किसी तरह का आपने चेकअप करवाना हो तो कम से कम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर या ऐसे डॉक्टर जो MBBS हो, कम से कम उसकी ओपिनियन लाजमी रखें। क्योंकि इससे आप लोगों को लगता होगा कि उसकी फ़ी देनी पड़ेगी, लेकिन एक बार सोच लें कि उसके पास जब आप जाते हो तो आप तकरीबन 5 डॉक्टर्स को चेक करवा चुके होते हो और आपकी डॉक्टर्स की फ़ीस है आप तकरीबन 4 गुना ज़्यादा पहले ही खर्च कर चुके होते हो। दूसरा, अगर डॉक्टर कहता है कि तकरीबन 1 हफ्ता या 5 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो उस मेडिसिन को 5 दिन या 7 दिन लाजमी इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं है कि हाँ जी जनाब खुद डॉक्टर बन के 2 से 3 दिन मेडिसिन इस्तेमाल की और उसके बाद बंद कर दी। तीसरे नंबर पर कभी भी फ्लू के अंदर किसी भी तरह की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फ्लू खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, 7 दिन का टाइम लेता है। अगर मेडिसिन कर लो भी तो ठीक उसने होना है, अगर ना भी लो तो भी उसने एक हफ्ते के अंदर ठीक खुद ही हो जाना होता है। और इसके साथ घर के अंदर खुद डॉक्टर मत बनिया करें और खुद ही जनाब अपनी मर्जी से किसी भी तरह की मेडिसिन मत दिया करें, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कुछ तो मरीज़ हमारे पास आकर ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इसके लिए ये जहाँ पे आप ऑगमेंटल लिख लें इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में एजोमैक्स है, तो आप ये रिकमेंड कर दें तो वो बेहतर रहेगी। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो प्लीज़ ना किया करें, क्योंकि आपका ये काम नहीं है। हमने मुकम्मल तौर पर इस काम के बारे में स्टडी की होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद हम मेडिसिन जो होती हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो जो मैंने मकसद आपको बताना था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।